क्या भारत की न्याय व्यवस्था राष्ट्र की दुश्मन बन रही है? इसके वास्तविक खतरे क्या है और इनसे कैसे निपटा जा सकता है? आइए जानें इस पॉडकास्ट में। ये है एक्सपर्ट एक्स की प्रस्तुति। यहाँ पर हम कुछ गंभीर और परिणामी मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखेंगे, जिनसे भारत की संपूर्ण संरचना को ही खतरा है। दिलचस्प बात यह है कि ये मुद्दे इस राष्ट्रीय चुनाव यानी 2024 के चुनावों में राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र या एजेंडे में भी नहीं है। इस लेख में वास्तविक खतरों के बारे में चल रही चर्चा में एक महत्वपूर्ण पहलू जो अक्सर जांच के दायरे में आता है, वह है न्याय प्रणाली यानी जस्टिस सिस्टम। क्योंकि न्याय का वितरण इसके अंदर रहने वालों नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कायम रखने वाली बुनियाद के रूप में खड़ा है। हालांकि भारत में न्याय की ओर यात्रा चुनौतियों से भरी हुई है, जो इसके मूल तत्व और आबादी की संपूर्ण भलाई को ही खतरे में डालती है। जब हम न्याय की बात करते हैं तो इसमें अदालती लड़ाई या कानूनी फैसलों से कहीं ज्यादा शामिल होता है। ये हमारे संविधान में निहित अधिकारों और विशेषाधिकारों की विस्तृत श्रेणी को सम्मिलित करता है, जिसमें समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकार, सामान्य रूप से मानवाधिकार, गोपनीयता और संपत्ति के अधिकार शामिल हैं। इसलिए अपने दैनिक जीवन में हम अक्सर इन अधिकारों को अपने सहज बोध से सुरक्षित रखते हैं, केवल तभी कानूनी उपायों की सहायता लेते हैं जब इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, जैसे कि केवल चरम मामलों में, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया सभी पक्षों के लिए सजा बन गई है। वरना क्यों लोग आमतौर पर कानूनी लड़ाइयों से दूर एक अविवादित जीवन और उसे सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहना पसंद करते हैं? वे क्यों हर दिन अपने अधिकारों के उल्लंघन का विरोध करने के लिए अदालत नहीं जाना चाहते? जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय न्याय व्यवस्था 3 स्तरीय संरचना पर काम करती है, जो कि है निचली अदालतें, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। तो वह खतरा कहाँ है? खतरा है लंबित मामलों की संख्या, जो एक डरावनी तस्वीर पेश करती है। जैसे कि न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर लगभग 5 करोड़ मामले लंबित हैं। भारत की न्याय व्यवस्था आश्चर्यजनक तरीके से अत्यधिक बोझ से जूझ रही है। फिर इसमें एक और मुद्दे को जोड़ दे तो समस्या अधिक जटिल बन रही है, जो कि है न्यायाधीशों की कमी, विशेष रूप से उच्च न्यायालयों में, जहां लगभग 30% पद रिक्त हैं। इस प्रकार हमारे पास उच्च न्यायालय में न्याय प्रदान करने के लिए लगभग 1100 न्यायाधीश हैं, और जिसमें से 330 रिक्तियां अभी भी लंबित हैं। परिणाम स्वरूप मुकदमों की संख्या और न्यायिक क्षमता के बीच ये स्पष्ट खामियां साफ साफ एक बड़ी विफलता है, और ये कानूनी व्यवस्था की कार्यक्षमता और प्रभावकारिता को कमजोर करता है। इसके अलावा न्यायिक नियुक्तियों की गुणवत्ता के बारे में भी चिंताएं हैं। ये माना जाता है कि अपर्याप्त जांच प्रक्रिया और कड़े मापदंडों की अनुपस्थिति के कारण अक्सर निचली न्यायपालिका में न्यायाधीशों की क्षमता में विसंगति आती है, और फिर दूसरी तरफ भारत में उच्च न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली है। इसलिए गुणतंत्र यानी मेरिटोक्रेसी और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रणाली में कुछ सुधार की भी आवश्यकता है, क्योंकि न्यायपालिका में जनता के विश्वास के बावजूद न्याय मिलने की प्रक्रिया अक्सर बहुत लंबी हो जाती है, तथा अत्यधिक मामलों से जूझ रही अदालतों में मामले वर्षों या फिर दशकों तक लटके रहते हैं। एक तुलनात्मक विश्लेषण में भारत की न्यायिक समय सीमा की कड़वी हकीकत की तुलना यूरोपीय न्यायालयों से की गई है, जिसमें पाया गया कि यूरोपीय न्यायालय औसतन 16 महीनों में मामले निपटाते हैं, ब्रिटेन 6 महीने यानी करीब 180 दिन में, और इसके उलट भारतीय न्यायालयों में मामलों का निपटान औसत 10 साल से अधिक है। अकेले सुप्रीम कोर्ट में ही लगभग 70,000 मामले लंबित हैं, जो इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में अधिकांश मामले राज्य और उसके अधिकारियों से जुड़े हैं। कई बार ये संवैधानिक पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी होते हैं।
इसलिए इन अदालतों में, खास तौर पर उच्चतम न्यायालय में, फैसले सुनाने में होने वाली कोई भी देरी देश की बड़ी आबादी के लिए परिणामी है। यहाँ मुद्दा ये है कि सिर्फ 34 जज हैं जिन्हें 70,000 लंबित मामलों को निपटाना है। भारत के लिए 5 करोड़ लंबित मामलों का क्या मतलब है? भारत की 18 साल और उसके ऊपर की आबादी को देखते हुए इसका मतलब है लगभग 96 करोड़। तो इस तरह से ये लगभग 5% भारतीयों को किसी न किसी तरह से न्यायालयों से उपाय और न्याय पाने की चाह में एक लंबी कतार में खड़े करता है। इसका मतलब है कि हर 20 में से एक भारतीय को औपचारिक न्यायालय, निचली अदालत या उच्च न्यायपालिका से कुछ नतीजे का इंतजार करना पड़ता है। अब विचार करें कि प्रत्येक मुकदमा लड़ने वाला व्यक्ति 4 से 5 व्यक्तियों के लिए परिणामी है। इसलिए इससे प्रभावित भारतीयों की संख्या हर 4 में से एक है। एक बुनियादी अंकगणित से समझे तो ये जनसंख्या का लगभग 25% बनाता है। इस प्रकार प्रणालीगत विफलताओं के प्रभाव मानव जीवन के कानूनी तकनीकी पहलुओं से परे फैले हुए हैं। एक और उदाहरण है विचाराधीन कैदियों के मामले में, जिसमें समस्या ये है कि वे दशकों तक जेल में बंद रहते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार जेलों में बंद 67% कैदी विचाराधीन हैं। इसलिए उनके मामलों की सुनवाई के लिए प्रतीक्षा सूची लंबी है। मई 2022 में चंद्रेश मस्कहोल के मामले में उन्हें 13 साल जेल में रखने के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया। ये कोई अकेले इंसान नहीं थे जिनके साथ ऐसा अन्याय हुआ। बिहार का एक और आदमी था जो 28 साल जेल में रहने के बाद हत्या के आरोप से बरी हुआ। जब उसे गिरफ्तार किया गया था तब उसकी उम्र 28 साल थी और जब वो कोर्ट से रिहा हुआ तब उसकी उम्र 58 साल हो गई थी। इस तरह यहां पर एक और जीवन बर्बाद हो गया। इसी तरह से ऐसे ही कई मामले हैं। इस तरह प्रत्येक फैसले में देरी होना न्याय के कुप्रबंध को दर्शाता है। ये एक व्यक्ति के सुनहरे दिनों को छीन लेता है और ये एक व्यवस्था के द्वारा अन्याय है जो पूरे समाज में झलकता है। ये समाज में एक निष्क्रिय कानूनी प्रणाली के रूप में गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए जब भारत की जेलों में बंद 2/3 लोग अदालत में अपने मुकदमे की सुनवाई के दिन का इंतजार कर रहे हैं, तो ये सिर्फ अनैतिक प्रथाओं और सत्ता के दुरुपयोग के लिए एक प्रजनन स्थान है। इसलिए इन प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करने, न्यायालय प्रणाली को मजबूत करने, कानूनी कार्यवाहियों में तेजी लाने पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है और एक मजबूत न्याय वितरण प्रणाली लाने की भी आवश्यकता है। ये सब करने के लिए एक लक्षित प्रणाली की आवश्यकता है और सरकारों को अदालतों को ये कहना होगा कि अगले 10 वर्षों के भीतर वे लंबित मामलों के संग्रह को केवल 10% तक लाएंगे। तो मूल प्रश्न पर वापस लौटते हुए कि भारत में न्याय वितरण प्रणाली देश की ही दुश्मन क्यों है और ये भारत को क्यों डरा रही है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोकतंत्र और कानून के शासन को कमजोर करती है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए एक मजबूत न्याय प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब ये प्रणाली समय पर और निष्पक्ष न्याय देने में विफल हो जाती है, तो ये लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को खत्म कर देती है, दंड से मुक्ति की भावना को बढ़ावा देती है, भारत के लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है और इसे शोषण और हेरफेर के प्रति संवेदनशील बनाती है। ये बहुत जरूरी है कि हम न्याय में देरी यानी डिलेड जस्टिस की वजह से पैदा होने वाले सामाजिक असंतोष और अस्थिरता को रोकें। जैसा कि हमने निर्भया के मामले में देखा, अपराध से लेकर दोषियों को फांसी देने तक 7 साल लग गए और वह भी तब जब ये सब फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुआ, जिसे जन आक्रोश के तुरंत बाद स्थापित किया गया था। जैसा कि हमने देखा है, न्याय में देरी भी मानवाधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि इससे हाशिए पर पड़े और कमजोर लोगों का शोषण होता है, जो बिना किसी सुनवाई के भीड़-भाड़ वाली जेलों में सड़ रहे हैं। गौरतलब है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा भी कमजोर होती है। आइए जाने कैसे।
कमजोर न्याय प्रणाली अपराधियों को प्रोत्साहित करती है। ये आतंकवाद और संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से संबंधित अपराध को प्रोत्साहित करती है, मुजरिमों को साहसी बनाती है और उनके लिए कानून और प्रवर्तन प्रयासों यानी एनफोर्समेंट एफर्ट्स के साथ समझौता करना आसान बनाती है। इसलिए सुरक्षा खतरों को तेजी से और प्रभावी ढंग से संबोधित करने में विफलता ये राष्ट्र की रक्षा को सुरक्षा की भावना को कमजोर करती है। हमारे सामने कसाब का मामला है। ये कैमरे पर कैद हुआ था और सबूत भी मौजूद थे, लेकिन फिर भी दोषी को फांसी पर लटकाने में लगभग 4 साल लग गए, जबकि ये राष्ट्रीय हित का एक हाई प्रोफाइल मामला था। इसीलिए जब हम कहते हैं कि निष्क्रिय न्याय वितरण प्रणाली भारत की दुश्मन है, तो हम राष्ट्र के मूल मूल्यों यानी कोर वैल्यूज, राष्ट्र की स्थिरता और आर्थिक प्रगति के लिए जो ये खतरा उत्पन्न कर रही है, उसको उजागर करना चाहते हैं। इसलिए इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए ये सोचना और प्रणाली में सुधार करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांतों, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक जीवंतता और बेशक आखिरी पर कमतर नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत के लिए एक्सपर्ट टैक्स भारत में माननीय न्यायालयों के प्रति उचित सम्मान व्यक्त करते हुए इस लेख को प्रस्तुत करना चाहता है। भारतीय न्याय प्रणाली का कोई भी संदर्भ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और सामान्य अवलोकन पर आधारित है। इसे आलोचना या न्यायालय की अवमानना के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। इसलिए ये अस्वीकरण मुक्त भाषण के सिद्धांतों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और बेशक जनहित के मामलों पर खुली बातचीत को बढ़ावा देते हुए न्यायपालिका को उचित सम्मान देता है। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।